आप सभी का मैथ टॉपर क्लासेस पर आज की इस क्लास में पॉलिटी शुरू किया था। पॉलिटी की आज दूसरी क्लास है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक हमने पढ़ लिया है। कल की क्लास मैंने आपसे कहा था कि अखंड भारत के बारे में जानेंगे कल की क्लास में, तो आज की चर्चा हमारी रहेगी अखंड भारत पर। तो जुड़ जाइए, बिल्कुल बहुत अच्छे मन के साथ जुड़ जाइए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ साफ क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अखंड भारत की बात करेंगे आज। किसकी? अखंड भारत। हमारा भारत जो है अखंड भारत था। अखंड भारत का मतलब समझ लो पहले। जैसे पाकिस्तान है, ये भी भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, म्यांमार भारत में था। तो ये जो पूरा था पहले, टुकड़े होने से पहले, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अखंड भारत बोलते हैं। अखंड भारत बोलते हैं। अब अखंड भारत टूट गया, कैसे टूट गया वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1893 में एक लाइन खींच दी गई जिसका नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा खींची गई जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। किसको? 1893 में एक रेखा खींची गई जिसका नाम है डूरंड रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। तो भारत का पहला टुकड़ा, समझिए, भारत का पहला टुकड़ा हो गया क्या? अफगानिस्तान का 1893 में। और भारत और अफगानिस्तान को अलग जो करती थी, जो बॉर्डर था, उसको कहते हैं हम डूरंड रेखा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात समझिए, डूरंड रेखा खींच दी। दूसरा आता है हमारा 1935 में। 1935 में म्यांमार, 1935 में म्यांमार अलग हो गया। यानी कि अखंड भारत का पहला टुकड़ा तो 1893 में अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, दूसरा टुकड़ा, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा तुम्हारा म्यांमार हो गया 1935 में। ठीक है, ये बात हो गई। अब आती है बात तीसरी, 1947 की बात। ठीक है, 1947 में क्या हो गया? पाकिस्तान अलग हो गया भारत से। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। और पाकिस्तान जो अलग हुआ, दो भागों में हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। समझिए, पाकिस्तान दो भागों में टूटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब मैं कहूं आपसे, भारत और पाकिस्तान को जो अलग कर, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा थी, जो इनके बीच में बॉर्डर था, उसे हम जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। किसके नाम से? रेड क्लिफ के नाम से। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है ना। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, या भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है रेखा उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेड क्लिफ। अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का चक्कर है, ये और समझ लीजिए कैसे। देखिए, पूर्वी पाकिस्तान जो था आगे जाकर क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बन गया, ये बात याद रखना। पूर्वी पाकिस्तान जो था आगे जाके बांग्लादेश बन गया। अब एक तो पाकिस्तान हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। तो पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ हो गई। अब ऐसे ही भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा होगी। तो जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे हम क्या कहते हैं? जीरो लाइन। उसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। एग्जाम में इनसे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले अखंड भारत का पहला टुकड़ा क्या है? अफगानिस्तान है। कब हुआ? 1893 में अलग हुआ। दूसरा टुकड़ा म्यांमार 1935 में अलग हुआ। तीसरा टुकड़ा 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूटा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आगे जाके बांग्लादेश बन गया। भारत और बांग्लादेश को अलग जो करती है उसे जीरो लाइन कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, अखंड भारत कैसे टूटा ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब आगे की वार्ता करेंगे। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझाऊंगा इसमें आपको। इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखो, अब जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब अंग्रेज यहाँ से गए
तो यहाँ पर देसी रियासतें थी, देसी रियासतों का राज होता था, है ना। तो जो देसी रियासतें थी वो थी 552 से ज़्यादा, 552 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 552 से अधिक देसी रियासतें थी। कितनी? 552 से अधिक देसी रियासतें थी यहाँ। जब अंग्रेज छोड़ कर गए होंगे तो यहाँ पर सब ऐसे तिर बिखर रहा होगा मामला, आपको पता ही है सब कुछ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस प्रकार से। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो इन जो 552 देसी रियासतें थी, इससे ज़्यादा, तो हम 552 देसी रियासतें भारत में रह गई थी, बस भारत में रह गई थी। तो 552 देसी रियासतों की बात करेंगे, बाकी पाकिस्तान में चली गई थी। 13 देसी रियासतें पाकिस्तान में चली गई थी, 552 भारत में रह गई थी, ठीक है। तो अब देश को चलाने के लिए इन देसी रियासतों को एक करने की ज़रूरत थी। फेडरेशन बनाना इन 552 देसी रियासतों को लेकर संभव नहीं था। फेडरेशन क्या है ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखी है तो देख ज़रूर लेना। फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इन 552 देसी रियासतों को लेकर आप यूनियन बनाइए, यूनियन बनाइए। तो सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई यूनियन बनाने की इन 552 देसी रियासतों को, समझना, ठीक है। और इस कार्य में इनके साथ कुछ लोग और भी थे, ठीक है। तो 552 जो देसी रियासतें थीं उन्हें यूनियन बनाने का कार्य अकेले सरदार पटेल ने नहीं किया था, इनके साथ कुछ और भी लोग थे। कौन कौन थे देखिए। इस काम को अंजाम देने में एक तो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल, ठीक है। नंबर 2 पे नाम आता है वीपी मेनन का, वीपी मेनन। और नंबर 3 पर नाम आता है माउंटबेटन का, माउंटबेटन, ठीक है। ये 3 लोग थे जिन्होंने इन 552 देसी रियासतों को यूनियन बनाया था, ठीक है। अब अंग्रेज जो भारत छोड़कर गए थे तो देसी रियासतों के पास 3 ऑप्शन छोड़ के गए थे, ये समझना। नंबर एक ऑप्शन था कि तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, फ्री हो तुम, बिल्कुल तुम्हें कोई रोकथाम नहीं है, पाकिस्तान में मिलना चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन था भारत में रहना चाहो तो भारत में रह सकते हो। तीसरा ऑप्शन था अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, ना तो पाकिस्तान में और ना ही भारत में, तो स्वतंत्र भी रह सकते हो। तो ये जो 3 अधिकार देकर अंग्रेज़ गए थे हमें, यानी कि देसी रियासतों को, यही विवाद की जड़ बनी। और इन तीनों ने मिलकर बड़ी आसानी से 549 देसी रियासतों को यूनियन बना दिया। लेकिन 3 देसी रियासतें थी, कितनी? 3 देसी रियासतें थी जो यूनियन बनने के लिए तैयार नहीं थी, जो विद्रोह कर रही थी, भारत में रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मेन चीज़ है इनके बारे में जानेंगे, कैसे, कौन कौन सी देसी रियासतें थी, क्यों, ठीक है। चलो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आता है हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद के पास अपनी फ़ौज काफ़ी सारी थी, पैसा बहुत सारा था, ठीक है। यहाँ के जो निज़ाम थे, निज़ाम नाम के थे यहाँ पर जो, ठीक है। तो निज़ाम क्या चाहते थे कि हैदराबाद जो है ना, हम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला लें, ठीक है, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल को पता चल गया, सरदार पटेल को जब पता चला कि है निज़ाम जो है हैदराबाद को पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सरदार पटेल ने अपनी पुलिस भेज दी, आर्मी भेज दी, आर्मी भी भेजी पुलिस की वर्दी में, आर्मी वाली वर्दी में नहीं, पुलिस की वर्दी में सेना भेज दी वहाँ, कहाँ? हैदराबाद। अब निज़ाम ने फ़ोन लगा दिया ब्रिटेन, है ना, जो अंग्रेज़ हमें ये अधिकार दे के गए थे कि तुम तो हमें ये अधिकार दे के गए थे, हम पाकिस्तान में जाना चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, भारत में रहना चाहें तो भारत में रह सकते हैं, और स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इन्होंने फ़ोन लगा दिया, तो बोले कि सरदार पटेल जो है हमें ऐसा करने नहीं दे रहे हैं, और इन्होंने हमें यहाँ अपनी वो मिलिट्री भेज दिया, आर्मी भेज दिए। तो अब जवाब मांगा गया सरदार पटेल से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सरदार पटेल ने कहा कि भाई हमने वहाँ आर्मी नहीं भेजी है, हमने वहाँ पुलिस भेजी है, पुलिस। लेकिन वो थी आर्मी, पुलिस की वर्दी में थी हैदराबाद में, और हैदराबाद को मिला लिया गया ऑपरेशन पोलो के ज़रिए, ऑपरेशन पोलो, है ना। तो पुलिस की वर्दी में आर्मी ने जाके इन्हें थूर थार के पीट पाट के सीधा कर दिया और भारत में मिला लिया, ठीक है। तो हैदराबाद था सबसे पहला विवादित देसी रियासत, तो हैदराबाद को कैसे मिलाया? ऑपरेशन पोलो के ज़रिए। दूसरा आता है जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ में विद्रोह हो गया कि भाई हम भारत में नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। यहाँ से आवाज़ उठ रही थी पाकिस्तान जाने की। क्यों?
क्योंकि यहाँ जो राजा था, जूनागढ़ का जो राजा था, ये जूनागढ़ है गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात। जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था और जनता जो थी अधिकतर जो जनता थी जूनागढ़ की वो हिंदू थी, ठीक है। तो राजा बोल रहा था भाई हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, हम तो भारत में नहीं रहेंगे। सरदार पटेल ने क्या किया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह समझ रहे हो, जनता से पूछो कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। तो सरदार पटेल ने यहाँ पर जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया और जनता से पूछा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में या भारत में। तो जनता ज़्यादातर हिंदू थी और जनता ने एक मत होकर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। लगभग 90% लोगों ने जनता में से ये कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो यहाँ क्या करा दिया था, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। जनमत संग्रह आप समझ गए, जनता से पूछा कि आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो जनता ने क्या कहा, हम भारत में रहना चाहते हैं, ठीक है, भारत में रहना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखिए, अब आती है बात जम्मू कश्मीर की। 3 देशी रियासतों के बारे में जान चुके हम, हैदराबाद जूनागढ़ 2 के बारे में जान चुके, तीसरी बची है क्या, जम्मू कश्मीर। अब जूनागढ़ में जो राजा था वो मुसलमान था, जनता हिंदू थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जम्मू कश्मीर में राजा तो हिंदू था लेकिन जनता अधिकतर क्या थी, मुस्लिम थी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में राजा था हरि सिंह राजा था, ठीक है। जनता अधिकतर क्या थी, मुसलमान थी। तो ये कह रहे थे नहीं भाई हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम तो अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो ठीक है भाई, कह दिया चलो तुम स्वतंत्र रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्वतंत्र रहने को इनसे कह दिया गया, ठीक है। स्वतंत्र सिंह, हरि सिंह यहाँ का कौन था, राजा था। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की जनता अधिकतर मुस्लिम थी और राजा हिंदू था। अब जब इन्हें अलग कर दिया गया भारत से, तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं एक छोटा सा चित्र भारत का। ठीक है, इतना सा बना लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर है ना, कश्मीर की बात करेंगे। तो जब ये अलग हो गए अपना स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए, तो अब पाकिस्तान ने क्या किया, घुसपैठ कर दिया। पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दिया, अपनी आर्मी को भेज दिया पाकिस्तान ने यहाँ, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अब पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें धोना शुरू कर दिया, कूटना शुरू कर दिया, सही है ना, इनकी स्वागत करना शुरू कर दिया, आप समझते ही हो, है ना। तो ये पाकिस्तानी यहाँ से घुसते यहाँ तक आ गए, ठीक है, आ गए यहाँ तक आ गए। अब हरि सिंह को लगा यार अब हम बचने वाले नहीं हैं, स्वतंत्र राज्य तो दूर की बात है, हम खुद ही नहीं रहेंगे, ये पाकिस्तानी जो है हमें मार डालेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये हरि सिंह यहाँ से भागे भागे आए नेहरू जी के पास, अरे नेहरू जी हमें बचा लीजिए, ये पाकिस्तान हमें थूर रहा है, मार रहा है, हमें मार डालेगा, हमें बचा लीजिए। अब नेहरू जी ने बुलाया पटेल जी को, सरदार पटेल जी को, कि हाँ पटेल देखो क्या बात है, इनको देखो, है इनकी समस्या को देखो। तो पटेल बोले ना भैया ना, जाओ मरो कटो, स्वतंत्र रहना है ना, रहो, स्वतंत्र राज्य बनाओ। तो भैया हरि सिंह बोले अरे भैया पटेल जी हमें माफ़ कर दीजिए और हमें बचा लीजिए, बस पाकिस्तान हमें मार देगा, बहुत बुरी तरह से मार रहा है पाकिस्तान, हमें मार देगा। सरदार पटेल बोले ना भैया ना, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो सरदार पटेल ने लाए 26 अक्टूबर 1947 की बात है ये, 26 अक्टूबर 1947 सरदार पटेल लाए विलय पत्र के ले भैया इस पे लिख और साइन कर कि कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है और कश्मीर जो है भारत में पूरी तरह से विलय हो चुका है, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हरि सिंह परेशान थे, अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी, तो इन्होंने इस पर सिग्नेचर कर दिया, यानी कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हरि सिंह ने सिग्नेचर कर दिया 26 अक्टूबर 1947 को। अब कश्मीर पूरी तरह से भारत में मिल चुका था, कश्मीर की सीमा भारत की सीमा हो चुकी थी, तो कश्मीर भी भारत का एक हिस्सा बन चुका था। अब सरदार पटेल ने इंडियन आर्मी को भेज दिया, सरदार पटेल ने क्या किया, इंडियन आर्मी को भेज दिया, और इंडियन आर्मी को जो लेके गए थे उनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी।
इतने बहादुर, बहुत ही ज़्यादा बहादुर। जिस दिन ये यहाँ पहुँचे, कश्मीर में पहुँचे अपनी सेना को लेके, ब्रिगेडियर उस्मानी, याद रखना, ब्रिगेडियर उस्मानी भारतीय सेना को लेके जब कश्मीर पहुँचे तो 1 सेंटीमीटर पाकिस्तानी फ़ौज आगे नहीं बढ़ सकी। 1 सेंटीमीटर, इतने बहादुर थे। और धूधार जाके इन्हें थूर दिया, इनकी धुलाई कर दी बढ़िया तरीके से। अब जब इन्होंने यहाँ पे इन्हें रोक लिया, कि इन्हें पाकिस्तानियों को यहाँ पे रोक लिया, तो उस्मानी ब्रिगेडियर ने कहा कि अब आज्ञा दीजिए, है ना, परमिशन दीजिए कि हम इन्हें, जो ये यहाँ तक घुस आए हैं, इन्हें पीछे खदेड़ दें, पीछे की तरफ इन्हें क्या कर दें, खदेड़ दें। ठीक है, पीछे की तरफ खदेड़ दें। अब ब्रिगेडियर उस्मानी से संबंधित एक बात और जान लीजिए। ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे, उनके लिए पाकिस्तान से ऑफर आया था कि आप पाकिस्तान आ जाइए और हम अपनी सेना का तुम्हें प्रमुख बना देंगे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी इतने वफादार और इतने बहादुर थे कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भारत, हमारा देश कितना भी टूट जाए, लेकिन हम वफादार रहेंगे अपने देश के, और हम यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। ये थे ब्रिगेडियर उस्मानी। ठीक है, तो इन्होंने पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया, बिल्कुल ठुकरा दिया, और फौज लेकर कहाँ पहुँच गए, कश्मीर पहुँच गए पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए। और इतने बहादुर थे कि जब ये कश्मीर पहुँचे, उस दिन से 1 सेंटीमीटर आगे नहीं बढ़ पाया पाकिस्तान कश्मीर में। ठीक है, अब इन्होंने इन्हें रोक लिया। फिर ब्रिगेडियर उस्मानी ने बोला कि अब हमें परमिशन दीजिए कि हम इन्हें पीछे की तो और वापस खदेड़ दें, जहाँ से आए हैं इन्हें वहीं पे वापस भेज दें, वहीं पे वापस खदेड़ दें। तो इन्हें परमिशन मिल गई कि हाँ चलो ठीक है, इन्हें खदेड़ दो। अब जैसे ब्रिगेडियर उस्मानी आगे बढ़े, ब्रिगेडियर जब उस्मानी आगे बढ़े तो सीधा सीधा तोप का गोला आके ब्रिगेडियर उस्मानी को लगा, और ब्रिगेडियर उस्मानी वहीं पे शहीद हो गए। और ये कश्मीर का विवाद वहीं से शुरू हुआ, समझ गए। तो कश्मीर का विवाद वहीं से शुरू हुआ, जो कश्मीर का विवाद है वहीं पर धारा 370 लग गई। ठीक है ना, विलय पत्र तो हो गया था, लेकिन क्या नाम है, हरी सिंह का ठीक है, विलय तो हो गया, लेकिन धारा 370 लग गई। धारा 370 के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, छोटी सी बात बताऊंगा। यहाँ के जो मतलब इसका प्रधानमंत्री था हरी सिंह का, तो उसने कहा कि भाई भारत का संविधान हम नहीं मानेंगे, भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होगा, हमारा संविधान अलग होगा, हम अलग तरीके से रहेंगे। विलय तो हो गया था, लेकिन ये सब हो गया, तो धारा 370 अब हट गई है, ये सारी समस्या अब सोल्व हो गई है। तो 3 देशी रियासतों ने विवाद किया था, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। तीनों के बारे में पता चल गया। मेन चीज़ है 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और किसने करवाए थे, सरदार पटेल ने करवाए थे। ठीक है, सरदार पटेल ने करवाए थे। अब बात करते हैं, अब ये तीनों तो मिल गए, यानी कि 552 की 52 रियासतें भारत में मिल गई। ये सारी की सारी रियासतों का विलय भारत में हो गया। अब भारत एक यूनियन बन चुका था। क्या बन चुका था, यूनियन। अब भारत कितना बड़ा है आप खुद जानते हैं, कितना बड़ा भारत है। तो इसे 4 भागों में बांटा गया था, सिर्फ 4 भागों में। कैसे, 4 स्टेटों में बांटा गया था, A, B, C और D। 1 2 3 4 इस प्रकार से ABCD राज्यों में बांट दिया गया भारत को। अब इतना बड़ा भारत है और सिर्फ 4 स्टेटों में बांटा गया। आप समझिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर ये जो एरिया है ये सब एक प्रदेश में आता तो कितनी दिक्कत होती है ना। आप समझिए, अगर आज भी इन सबको, अगर भारत को 4 भागों में बांटा जाए तो बहुत सारे राज्य एक हो जाएंगे, जिनकी भाषाएं अलग होंगी, जिनके कल्चर अलग होंगे, रहन सहन अलग होगा, समझो। तो ये सब दिक्कतें थी उस टाइम, लेकिन 4 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे समझिए, देखिए, जहाँ पर अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का शासन था, ए जहाँ अंग्रेजों का शासन था ये थे कुल 9, ठीक है, 9 स्टेट। बी जहाँ पर मतलब जहाँ पर देशी रियासतों का शासन था, जहाँ पर देशी रियासतें थीं, जो देशी रियासतें थीं उन्हें भी 9 भागों में बांट दिया गया। जहाँ जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज शासन कर रहे थे, उन्हें बांटा ए में,
और जहाँ देसी रियासतें थी, देसी रियासतों का शासन था, उन्हें बांटा बी में, ये भी नो। सी, जो बहुत बड़े ज़िले थे, बड़े ज़िले, और इन बड़े ज़िलों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, एक ये था। तो ये कुल कितने थे? 10 थे। सी, ए, अंग्रेज़ों का शासन, यानी कि जहाँ पर अंग्रेज़ शासन कर रहे थे उन्हें ए में बांट दिया गया, उन्हें ए में रख दिया गया, तो ये कितने थे? 9। ऐसे ही जहाँ देसी रियासतों का शासन था उन्हें बी में रख दिया गया, ये भी कितनी थी? 9 थी। ऐसे ही सी, बड़े ज़िले, जो बड़े बड़े ज़िले थे जहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, कमिश्नरी स्टेट जिनको बोलते हैं, एक पार्ट उनमें डिवाइड कर दिया गया, जो कितने थे? 10। और एक बांट दिया गया यूटी, केंद्र शासित में, है ना, केंद्र शासित में, केंद्र शासित एक ही था, ये केंद्र शासित एक ही था उस समय, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब स्टेटों का क्या हो गया? विभाजन हो गया। लेकिन इन 4 भागों में बांटने के बाद देश को चलाने में बड़ी दुविधा हो रही थी, क्योंकि सबका कल्चर अलग, बहुत बड़े बड़े स्टेट हो गए थे। तो अब इसको जो है ना, अब सोचा गया कि इन सबको भाषाई आधार पर बांट दिया जाए, इन सबको क्या कर दिया जाए? भाषाई आधार पर बांट दिया जाए और राज्य, अलग अलग राज्य बना दिए जाए। ये चीज़ समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए सबसे पहली समिति बनाई गई एस्केधर समिति, एस्केधर समिति ये बनाई गई, सही है, समिति 1948 में। समझिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन करने के लिए सबसे पहले एस्केधर समिति बनाई गई 1948 में, ठीक है। लेकिन एस्केधर आयोग जो था, एस्केधर आयोग जो था, जो इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने का ठीक है। एस्केधर आयोग जो था, समिति जो थी 1948 में बनाई गई थी भारत के राज्यों को बांटने के लिए। लेकिन एस्केधर समिति ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने से मना कर दिया, कह दिया गया कि ये सही नहीं है, हमें राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। फिर दूसरी समिति बनी JVP, ठीक है, JVP समिति बनी। JVP की समिति जवाहरलाल नेहरू, सीतारमैया, सरदार पटेल, ठीक है ना, इसमें JVP समिति में ये सब लोग थे। तो JVP समिति बनी, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने का विरोध किया, ठीक है। इन्होंने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना ठीक नहीं है, नहीं बांटना चाहिए। अब आता है 1952। समझिए, देखिए हम छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा राज्य था पहले? ये राज्य था पूरा मद्रास, ये पूरा मद्रास का क्षेत्र था, ठीक है। तो मद्रास जो था, यहाँ पे तमिल बोली जाती थी। मद्रास के नीचे वाले क्षेत्र में तमिल बोली जाती थी और ऊपर वाले क्षेत्र में तेलुगु बोली जाती थी, ठीक है। तो यहाँ अलग भाषा बोली जाती है, यहाँ अलग भाषा। अब यहाँ से इन लोगों ने तेलुगु बोलने वालों ने विरोध कर दिया कि भाई हमें जो है ना, यहाँ पे नीचे वाले स्तर में तमिल बोली जा रही है और हम तेलुगु बोलते हैं, तो हमें अलग राज्य दीजिए, बिल्कुल यहाँ से हमें अलग राज्य दीजिए, हमारा अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन यहाँ JVP और एस्केधर समिति पहले ही मना कर चुकी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटा जाएगा, ठीक है, नहीं बांटा जाएगा। ये बात तो जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो मना कर दिया गया भाषा के आधार पर राज्य बनाने को। अब इसमें से ही एक है पेट्टू श्री रामलू। पेट्टू श्री रामलू नामक व्यक्ति था जो जिद पे अड़ गया बिल्कुल, और ये भूख हड़ताल पर बैठ गया, और ये भूख हड़ताल पर बैठा रहा 56 दिन तक। 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा, और 56 दिन पर भूख हड़ताल पर बैठने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। पेट्टू श्री रामलू भाषाई आधार पर
ये जो तेलुगु बोलने वाले थे एक अलग राज्य मांग रहे थे, आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में है, ठीक है। तो 56 दिन की इसने भूख हड़ताल कर दी। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो एक बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ गया, लोग सड़कों पे आने लगे। अब भैया सरकार की कुर्सी खतरे में पड़ गई, बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गया, बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गया। इन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने, जो सरकार वर्तमान सरकार थी उस समय की, वो मजबूर हो गई, ठीक है ना, वो मजबूर हो गई। तो 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को सरकार ने मजबूर होकर के आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु बोलने वाले थे उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बांट कर दे दिया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट समझिए क्या है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बन गया, किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य भाषाई आधार पर कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। अब जब एक राज्य बन गया भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश, तो भारत में जगह जगहों से फिर विद्रोह होने लगा। जगह जगहों से लोग मांग करने लगे कि हमें भी अलग राज्य चाहिए, भाषा के आधार पर हमें भी अलग राज्य चाहिए और हमें भी अलग राज्य चाहिए। तो इस प्रकार की सारी जगहों से मांगे उठने लगी, सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव आने लगा, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे बताते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।